हेलो, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज मेजर सद्दाम हुसैन और आज हम लोग हमारे साथ हैं निशित कुमार, जिन्होंने यूपीएससी ईपीएफओ में ऑल इंडिया रैंक 120 हासिल किया है। और आज हम लोग इनसे जानेंगे कि इनकी सफलता किस टाइप से इनको ये सफलता मिली, और ये जो स्टूडेंट से लेकर ऑफिसर बनने की जो जर्नी रही इनकी क्या थी, और किस टाइप से अलग अलग सब्जेक्ट की कैसे प्रिपरेशन किया इन्होंने। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे निशित का। वेलकम निशित। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर सिलेक्शन, मेरे तरफ से और हमारे अभिपीडिया पूरे टीम की तरफ से। थैंक यू सर। थैंक यू तो वंस अगेन। सबसे पहले ये बताइए कि आपका जो जब फर्स्ट टाइम आपका रिजल्ट आया तो उसमें क्या रिएक्शन थी, मतलब आपकी और आपकी फैमिली के। सर फर्स्ट टाइम जो रिजल्ट सुना मैं अपने फ्रेंड से सुना था, उन्होंने कॉल किया था। उसने मेरे को बताया था कि तुम्हारा नाम है इसमें, हम्म, तुम अपना रोल नंबर चेक कर लो। हम्म, तो मैं बहुत काफ़ी खुश हुआ। हम्म, काफ़ी स्ट्रगल रहा है इसके पीछे, बहुत सालों से तैयारी कर रहा हूँ मैं, ये गवर्नमेंट जॉब्स और सिविल सर्विसेज की। जी। तो रिएक्शन काफ़ी खुशी वाली रिएक्शन थी कि मतलब चलो एक जॉब सिक्योरिटी हुई है, एक जो जॉब लगी जो चाहते थे हम्म, वो निकल गया है, एक एग्जाम क्लियर हुआ है। जी जी। तो मतलब काफी अच्छा लग रहा सबसे था। पहले आपने अपने दोस्त से सुना, उस दोस्त हाँ ने यस से सर। क्या मतलब क्या बोला था उनको बाद में फिर वो आप। मतलब उनको पता था सब कुछ, मेरे जितने भी अच्छा। प्रोसेस है ईपीएफओ से रिलेटेड वो उनको जानकारी थी इसकी। जी जी तो जी उन्होंने बस, उनको पहले मिल दिख गया होगा शायद किसी टेलीग्राम ग्रुप पे या कहीं पे जी जी। रिजल्ट। तो उसने बताया कि तुम्हारा नाम है, बधाई हो, एक हम्म, बार रोल नंबर चेक कर लो। तो हम्म। मैंने बोला कि निशित कुमार एक ऐसा नाम है जो कि शायद ही हो दूसरा, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। तो मैंने रोल नंबर चेक किया, मेरा रोल नंबर था, काफी खुश हुआ। जी जी रक्षाबंधन था उस दिन, जी, बिल्कुल हमारे 12 तारीख 11 को और बारह रिजल्ट आई तारीख थी। को। जी हाँ तो 11 और 12 दोनों को रक्षाबंधन मनाया जाता था, तो हम लोग 12 को मनाए थे, जी जी। सेलिब्रेट किए थे। तो उस टाइम काफी अच्छा लगा। और आप जब अपने पेरेंट्स को बताया आपने तो उनका क्या रिएक्शन था। पेरेंट्स भी हमारे मोरलेस सारे स्ट्रगल जितने भी हुए हैं, मैं 2015 में पास आउट हुआ हूँ जी जी और पिछले 7 साल से मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ, जी और भी कुछ जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स के स्टेट पीसीएस। तो जी उस प्रोसेस से वो साथ में रहे हैं, वो पार्टिसिपेट किया है, उनको भी पता है कितना स्ट्रगल किया है मैंने। जी तो इस हिसाब से उनको काफी खुशी मिली जी एग्जाम के। उनको मैं पता पहले भी बताता था कि इस एग्जाम में होप है मेरा, एग्जाम को कि मतलब इसमें होने के चांसेस हैं। मुझे हम्म, अंदर से लगता है, फील होती है कि मैं निकाल सकता हूँ इस एग्जाम को, क्लियर कर सकता हूँ। जी तो काफी खुशी मिली घर वालों को भी। जी। निश्चित, आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रही है, आपके पेरेंट्स बैकग्राउंड थोड़ा सा बताइए। मैं बेसिकली सहरसा, बिहार बिहार का एक छोटा सा जिला है सहरसा, वहाँ का रहने वाला हूँ। अच्छा। स्कूलिंग शिक्षा भी वहीं पे हुई है, सहरसा से हुई है। और ट्वेल्थ स्कूलिंग करने के बाद फिर मैं सिविल इंजीनियरिंग आईआईटी बीएचयू से ग्रेजुएट हुआ हूँ। जी और 2015 में मैं ग्रेजुएट होने के बाद फिर मेरा थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जाके ही बन गया था ये मेंटल वो कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा, सिविल सर्विसेज की तैयारी करूंगा। और उसके सिलेबस में और जो उसका एरिया है यूपीएससी का, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें इंटरेस्ट भी था। जी तो मैं 2015 के बाद से बिना में बैठे कैंपस सिलेक्शन में यूपीएससी की तैयारी करने आ गया यहाँ दिल्ली में, और फिर कोचिंग की। और उसके बाद फिर 2016 से 2019 तक मैं लगातार 4 अटेम्प्ट दिया हूँ। 4 अटेम्प्ट, चारों अटेम्प्ट में मेंस नहीं हुआ है मेरा, हर बार प्री निकल जाता था और मेंस नहीं होता था। मतलब तो 2000, इंटरव्यू, पहला इंटरव्यू था यूपीएससी का। यस सर, पहला इंटरव्यू था यूपीएससी ईपीएफ होगा ये। जी 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 और 2019 के बाद 4 अटेम्प्ट देने के बाद मुझे लगा कि मेहनत कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मेंस में नहीं हो रहा है मेरा, तो मुझे ब्रेक लेना चाहिए और एक थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। जी तो जी उस पीरियड में ये ईपीएफओ का वो नोटिफिकेशन आया था 2020 में, जी शायद अगर सही हो तो जी उसमें मैंने ईपीएफओ का एग्जाम भी एक प्लान, एज ए प्लान बी और एज ए जॉब सिक्योरिटी की, एक जॉब लेना है मुझे अब, जी जी काफ़ी समय हो गया है, तो उसके बेसिस पे मैंने ये फॉर्म भरा था। और बाद में फिर जब सितंबर कोविड कोरोना आ गया, कोविड की वजह से लेट भी हो गया काफ़ी। जी तो शुरुआत के 3-4 महीने जब बाद बचे हुए थे, जब ईपीएफओ से रिलेटेड रिटर्न के एग्जाम का, तब मैंने ईपीएफओ की और एक्सक्लूसिव तैयारी करनी चालू कर दी, और कोई एग्जाम नहीं दे रहा था मैं, यूपीएससी के से भी ब्रेक ले लिया था। तो जी। इससे काफ़ी मदद मिली मुझे ईपीएफओ से। तो निश्चित हमें ये बताइए कि किस टाइप से आपकी स्ट्रैटेजी रही यूपीएससी पीएफओ के दौरान, क्योंकि ये एक लंबा जर्नी था। एक अगर हम लोग टाइम पीरियड भी देखें तो 2020 में आया था, फाइनल रिजल्ट 2022 में आया। तो उसके बीच में एग्जाम भी बहुत बार डिले हुए, 2 से 3 बार आपका एग्जाम भी डिले हुआ। तो उस टाइम में आपने मतलब किस टाइप से आपने स्ट्रैटेजी बनाई, अपने पढ़ने की स्ट्रैटेजी क्या थी, क्या टाइम टेबल था, क्या अलग अलग सब्जेक्ट का, आपके वीक एरियाज पे किस टाइप से आपने काम किया, आपके जो स्ट्रॉन्ग एरियाज था उसको कितना टाइम दिया आपने। तो कुछ उसके बारे में बताइए।
सर इस एग्ज़ाम की तैयारी तो मैंने जब फॉर्म भरा था तब फिर सितंबर 2020 शायद डेट था। जी तो कोरोना की वजह से मुझे थोड़ा बहुत तैयारी कर रहा था मैं पूरे एक होता है वॉर लेवल पे तैयारी करना, वो अभी जब लग गया कि मुझे कि हाँ 3-4 महीने बचे हुए हैं, 5 महीने, तब मैंने चालू किया ईपीएफओ की तैयारी। जी आ, और उसमें फिर यूपीएससी की सिविल सर्विस की तैयारी करने की वजह से कुछ एरिया तो ऐसे थे जिसमें कि सिर्फ रीजन की जरूरत थी मुझे, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इन सब में। जी और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हूँ और सिविल सर्विसेज में भी सीसैट और इंग्लिश पूछता है, तो क्वांट्स वाले जो पार्ट था उसमें भी बहुत ही ज़्यादा ऐसा मैं प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं हुई। कुछ कुछ हाँ फार्मूलाज और जो रिवीजन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है वो किया। मेन पार्ट था अकाउंटिंग, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज। ये जी तीन थे जिससे कि क्वेश्चन आते भी थे। एक कंप्यूटर नॉलेज भी है पर उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे इस बार हमारे में, लेकिन अब बहुत काफी टफ टफ सवाल आ गए थे। जी पर ये तीन मेन पार्ट था। तो हम्म, अकाउंटिंग की तो प्रिपरेशन मैंने सबसे पहले एनसीईआरटी चालू किया था मैंने, कि जी एनसीईआरटी के 11th वाला कुछ पार्ट शुरू किया। ये शुरुआती नोटिफिकेशन के फॉर्म भरने के बाद ही मैंने अकाउंटिंग पढ़ना चालू किया, मुझे लगा था कि सितंबर में ही हो जाएगा एग्जाम। जी और अभी पीडिया में निहारिका मैडम उनको वो डाउट सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा उनके लेक्चर्स जो हैं वो हेल्प किए हैं काफी अच्छे से। उन्होंने अकाउंटिंग की लेक्चर्स लिया है उन्होंने हमारे, जी तो उससे मदद मिली काफी जो डाउट होता था। और बाकी मेनली एनसीईआरटी बेस्ड अकाउंटिंग पढ़ी है मैंने। 11th की ज़्यादा अच्छे से पढ़ी है और 12th की थोड़ा उसमें पार्टनरशिप और वो सब चीज़ें थी, तो मुझे लगा कि कम आएगा तो उसको मैंने किया। और सोशल सिक्योरिटी में मेनली स्कीम्स बेस्ड होते हैं, सोशल सिक्योरिटी के स्कीम्स पढ़ने होते हैं इसमें। और पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ थ्योरी पार्ट भी था सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो उस क्वेश्चन को मैं एनालिसिस करके और फिर उससे रिलेटेड कोई अगर स्टैटिक पार्ट है तो वो पढ़ लेता था। और इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, इसमें लेबर लॉज हमारे टाइम में वो नए लेबर कोड्स आ गए थे, जी तो बिल्कुल। वो काफी इंपॉर्टेंट लग रहा था कि नया लेबर कोड है। और उससे आसान हो गया हमारा प्रिपरेशन कि उससे हमें कंपेयर कर पाते थे कि हम्म, अच्छा ये नया लेबर कोड है, इसमें 9 वो है सबस्यूम्स जो हैं, तो उस 9 को भी पढ़ लो थोड़ा थोड़ा, उसके जो बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है जो उसका। तो हाँ, मेनली यही एक किया है। ये चीज पता चल गया कि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी तो चेंज ही हुआ है ये। हाँ वो मटेरियल मिल गया हमें, स्टडी मटेरियल काफी अच्छा मिल गया कि वो ये सारे हैं, इसमें इतने सारे 29 लेबर लॉज हैं, उसको तो कम से कम उस कोड को और उससे रिलेटेड जो लॉज हैं उसको पढ़ लो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ कुछ स्टैटिक पार्ट भी था। जैसे कि एक अप्रोच टू इंडस्ट्रियल रिलेशन एक क्वेश्चन पूछा था, तो उससे रिलेटेड अगर कुछ ऐसा थ्योरी ऑनलाइन अगर मिल रहा है, या अभी पीडीएफ पे भी काफी सारे पीडीएफ अवेलेबल कराए थे उन्होंने, तो उससे रिलेटेड भी स्टैटिक पार्ट भी हो रहा था। मेनली करंट अफेयर बेस्ड था ये पार्ट, आईआर और लेबर लॉज। आपकी आवाज थोड़ा बफरिंग हो रहा है, अब इसी के आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। जी। और इसके अलावा अगर हम लोग करंट अफेयर की बात करें कि करंट अफेयर को कैसे आपने डील किया? सर करंट अफेयर बहुत वास्ट एरिया है। उस करंट अफेयर एज एक बार में या 2-3 महीने का रिवीजन करके या इंटेंसिव तैयारी नहीं की जा सकती है मेरे ख्याल से। जी उसको लगातार प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि आप ईपीएफओ, मुझे लगता है ऑलमोस्ट जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो ईपीएफओ सिर्फ और सिर्फ ईपीएफओ का एग्जाम वो नहीं देते हैं, और भी दूसरे दूसरे एग्जाम भी देते हैं साथ में। तो उसके लिए करंट अफेयर सब में पूछा जाता है, तो आप हर रोज करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ ना कुछ पढ़िए। न्यूज़पेपर वेरी इंपॉर्टेंट, और मंथली करंट अफेयर भी पढ़ा जा सकता है। जी लेकिन कंसिस्टेंटली करंट अफेयर आपको हर रोज या हर हफ्ते, वीक में आपको स्ट्रैटेजी बना के पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो आगे काम आएगा। और बहुत वास्ट है करंट अफेयर, कुछ भी पूछ सकते हैं किसी भी एग्जाम में, तो उसके लिए आपको वास्ट तरीके से कंसिस्टेंटली और कॉम्प्रिहेंसिवली आपको प्रिपेयर करना चाहिए। और अगर हम लोग मान लीजिए बात करें कि टाइम टेबल की, ठीक है, कि टाइम टेबल किस टाइप से आपने मैनेज किया था, घंटे में कितने घंटे देते थे पढ़ने के लिए, या फिर किस टाइप से आपने मैनेज किया था? सर शुरुआत की प्रिपरेशन में तो सबसे पहले जो तीन नए पार्ट थे इसके, अकाउंटिंग और सोशल सिक्योरिटी, पहले तो उसकी थ्योरी पार्ट पढ़ना चालू किया मैंने। ज़्यादा टाइम इसको मैं डिवोट करता था, अकाउंटिंग को मेनली, क्योंकि बिल्कुल ही वो नया और थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट था। वैसे तो क्वेश्चन पूछे नहीं, बहुत ही ज़्यादा आसान आसान क्वेश्चन थे हमारे रिटन टेस्ट में, पर हमें लग रहा था कि अकाउंटिंग के पार्ट जो है वो नया है, तो हमें पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए उसके लिए। तो मैंने अकाउंटिंग शुरुआत में डिवोट किया, और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा था, जब तक एग्जाम नज़दीक आ रहा था, तो मैं रिवीजन ज़्यादा मैं कर रहा था, ज़्यादा टाइम उसको दे रहा था मैं। अ, सारी जो भी चीज़ें अकाउंटिंग के अगर नोट्स बनाए हैं, आईआर और लेबर लॉज के अगर नोट्स बनाए हैं, या कुछ हिस्ट्री के भी पार्ट हैं, अगर एनसीईआरटी भी कोई कोई एनसीईआरटी जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके कुछ चैप्टर्स, तो उसको मैं
आखिरी के टाइम में वो सब पढ़ना चालू किया था मैंने। और अगर हम लोग मान लीजिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन की बात करें कि इंटरव्यू का प्रिपरेशन आपका किस टाइप से रहा था, आपने कैसे किया था उसको? जैसे इंटरव्यू, पहला इंटरव्यू था क्योंकि ये मेरा, तो मैंने काफी मतलब मुझे डाउट हो रहा था कि कैसे देना है, क्या करना है, बॉडी लैंग्वेज, और कभी इस फील्ड में यूपीएससी के इंटरव्यू में कभी आया नहीं था। तो सबसे पहले तो मैंने एबीपीडिया का ज्वाइन किया था, दिसंबर में ही ज्वाइन कर लिया था, दिसंबर 2021 में, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो था उसमें। और पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक एक प्रोवाइड कराई थी अबीपीडिया ने, वो काफ़ी हेल्पफुल था। उसमें पता चला कि हाँ क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। वैसे तो मैं खुद से भी क्वेश्चन बना बना के मैं क्वेश्चन को वो करता था कि कैसे किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं मेरे बैकग्राउंड से रिलेटेड, और उसको मैं फिर बोलने की कोशिश करता हूँ, जो कि एक ट्रेडिशनल अप्रोच है जो कि सबको करना चाहिए। मिरर जो इंटरव्यू होता है वो, या किसी और साथ में अगर कोई है तो उसके सामने। और उसके अलावा फिर मॉक इंटरव्यू मैंने दिया था गर्ग सर के अभिपीडिया में। जी जी। गर्ग सर ने लिया था कि गर्ग सर ने, और काफ़ी अच्छा वो फीडबैक दिया था, मुझे मोटिवेट किया था। बेसिकली देखा जाए तो कि मैं, उन्होंने पता बोला था कि मैं तुमको देख रहा हूँ ईपीएफओ के लिस्ट में। तो जी मतलब जी। ये बोलने में ही लग रहा था कि ये बोलना ही कि हाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है कि इतने बड़े सर और सीनियर हैं सर, जी जी। और उन्होंने बताया है ऐसा, तो ठीक है ये मैं कर सकता हूँ अच्छे से। मतलब उन्होंने जो बोला मैंने लास्ट में फाइनली वो हुआ भी। हाँ वो फीडबैक फीडबैक था, वो पूरा सब कुछ सुनने के बाद और भी कुछ कुछ बताया उन्होंने, कुछ कुछ कहाँ पे क्या सुधार किया जा सकता है ये भी बताया उन्होंने। जी और जी। ये फाइनली में ये बताया तो काफी इससे मोटिवेट हुआ मैं। जी और एक दो और इंटरव्यू दिए थे कुछ कुछ दूसरे उसके, बाकी वो भी ठीक है, हेल्पफुल था। जी। मतलब मैंने प्रैक्टिस करने की जरूरत है सब कुछ में, आपको रिटर्न में भी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। आप जितना ज्यादा हो सके इंटरव्यू एमसीक्यूज सॉल्व करिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो, और इंटरव्यू में भी जितना ज्यादा हो सकता है आपको बोलना चाहिए मुझे। मैंने इसको इसी को फॉलो किया था। जी। जैसे कि मान लीजिए कि अगर जितने भी एस्पिरेंट्स हैं अभी हमारे जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी सिलेक्शन हुआ नहीं है, बार बार हो जाता है, फिर मतलब मेंस हो जाता है लेकिन फाइनल रिजल्ट नहीं आ पाता है, या फिर जो अभी प्रिपरेशन शुरू से कर रहे हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए अगर कुछ मैसेज देना चाहो आप तो? सबसे पहले तो मोटिवेटेड रहो। बहुत सारे, पूरे प्रिपरेशन में काफी सारे टाइम आएगा ऐसा जिसमें लगेगा कि क्या मतलब नहीं हो पा रहा है मेरे से, या नहीं होगा, ऐसे ऐसे फीलिंग्स आते हैं, सबको आते हैं, रैंक टॉपर को भी आता है इससे, ऐसा नहीं है। जी और स्ट्रगल अगर है तो वो स्ट्रगल आपको एज ए पर्सन ज़्यादा अच्छा डेवलप करेगा। इस चीज़ को पहले अपने दिमाग में रखना चाहिए, और फिर मेहनत करना चाहिए कंसिस्टेंटली, बिल्कुल हर रोज आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है। शुरुआत करंट अफेयर, बिल्कुल करंट अफेयर में आपको काफ़ी पकड़ होनी चाहिए करंट अफेयर पे। स्टैटिक पार्ट अगर आप पढ़ रहे हो, और सिलेबस मेनली है, किसी भी एग्जाम का सिलेबस को बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करके और उसके बेसिस पे ही तैयारी करनी चाहिए। तो कोई भी एग्जाम निकाला जा सकता है, थोड़ा स्ट्रांग बनने की जरूरत है बस। नहीं निकला है दोनों एक पार्ट है एग्जाम का। मैंने बहुत सारे एग्जाम हैं जिसमें कि मैंने ना सुना है जी बार जी। बार, मैं अपना बता सकता हूँ पर्सनली कि ऐसा कुछ वो दिक्कत नहीं है। तो कुछ दिन, दो तीन दिन दुख होता है, उसके बाद फिर आपको, अगर आप फिर उस एग्जाम नहीं निकलने के बाद अगर आप आ रहे हो फिर से पढ़ने के लिए, तो आप एग्जाम निकलने से ज्यादा स्ट्रांग हो आप। जी क्योंकि आप एग्जाम निकलने के बाद किसी का क्लियर हो गया वो तो खुश है, उसके तो जी हो गया है, उसका जॉब लग गई है। जी जी। उसको स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है। आप अगर आ रहे हो तो अपने आप में अच्छा महसूस करो, और कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो, सिलेबस स्टिक करके। और बाकी सारे एग्जाम की अलग अलग थोड़ी स्ट्रैटेजी होती है, तो उस स्ट्रैटेजी को आप किसी इंटर अभिपीडिया से आप वो गाइडेंस ले सकते हैं। कुछ खास एग्जाम, ईपीएफसी का एग्जाम जैसे आने वाला है, या कोई और एग्जाम सिविल सर्विसेज के अलावा मैं बता रहा हूँ। जी। और कोई ऐसा इंसिडेंट अगर आप शेयर करना चाहो कि जो आपके जो इंटरव्यू आपका हुआ था उस टाइम में अगर कुछ पूछा गया हो, या फिर कोई इंसिडेंट ऐसा जो आपको याद हो, अगर आप शेयर करना चाहो? सर इंटरव्यू में दो बातें मैं बताना चाहूंगा। पहली तो कि वो जितने भी मेंबर होते हैं, चेयरमैन और तीन मेंबर थे हमारे में, जी वो तीनों सब लोग ऐसा क्वेश्चन पे आपको लेके आ जाएंगे आखिरी में, जब आपको बोलना ही पड़ेगा कि आपको नहीं आता है, मुझे नहीं आता है सर, या मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, या मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ऐसा कुछ भी, हिंदी इंग्लिश जो भी। और वो उससे लगता है कि ऐसा कि आखिरी क्वेश्चन पूछा है, वो घबरा गए हैं अब तो, कि ये तो पता ही नहीं था मुझे, अब साहब दूसरे मेंबर के पास गया है। तो वो मेरे केस में हर मेंबर में आखिरी पॉइंट ऐसा आया था जिसमें मुझे बोलना पड़ गया कि मुझे नहीं आता है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, या मुझे इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है सर। और दूसरा एक कि मेरे एक फ्रेंड ने सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दिया था, उसने बोला था कि गेस, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो गेस मत करना, पूछ लेना, परमिशन ले लेना कि गेस करने को, और अगर तब सही हो जाता है अगर
तो इसमें काफी अच्छा इंप्रेशन जब वो होता है, जब लगता है लो सामने। तो मैंने ऐसा ही किया, एक मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स मेरे से पूछा था, मतलब मेरे को बहुत अच्छे से याद था, पर उन्होंने बताया सबसे नीचे बॉटम में कौन है, तो बिहार है, और सबसे टॉप में कौन है, तो ये मैं भूल गया। तो मैंने बोला कैन आई गेस, और फिर मैंने 2 सेकंड सोचने के बाद मैंने हरियाणा बोल दिया। तो मैंने वो अपने स्टूडेंट से मैं लेके कि मैं अपने फ्रेंड से लेके कि गेस करने के बाद सही बोलना, लेकिन मैं गेस करने के बाद गलत बोल दिया। तो अच्छा। मैं काफी वो हो गया था, मतलब 1 सेकंड के लिए मैं नर्वस हो गया कि ये क्या कर दिया, वैसे तो मुझे इसका पता भी इसका था। एक इसका एक फायदा भी तो उठा सकता है कि जहाँ मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आपको आता हो, कि अगर इससे फायदा मिलता है तो अगर कोई क्वेश्चन आता हो और आप बोल दो कि सर क्या मैं गैस कर सकता हूँ, ये और सर आप मैंने सही किया बोल, था एग्जैक्टली। हाँ आप अगर एग्जैक्टली सही मैंने बोल, यही पूछा था। हाँ हाँ, मुझे लगा था कि मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स तो बहुत ही बेसिक है, वो कितना पढ़ चुका हूँ मैं इसके बारे जी में, तो जी मैं तो आप मुझे पता ही होगा, लेकिन 1 सेकंड सोचने के बाद मेरे दिमाग में हरियाणा आया। हाँ, तो मैं काफी, मतलब वो बोला बाय द वे इट्स केरला। तो मैं जी 1 सेकंड में नर्वस हुआ, लेकिन फिर मैं अपने आप को संभाल लिया, और फिर अच्छा जी। ही गया इंटरव्यू, तभी हो भी गया मेरा। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आई होप जो आपने इंटरव्यू दिया हमें, जो भी आपने इनपुट दिए हमें, वो हमारे स्टूडेंट्स को फायदा पहुंचे उनसे। एंड सबसे पहले तो हमारे टीम की तरफ से और हमारी तरफ से आपको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी और मच। आपने इतना टाइम दिया हमें, इसके लिए भी थैंक यू। थैंक यू सर, इट्स माय प्लेजर। मुझे इस पहली बार मैं कोई इंटरव्यू दे रहा हूँ ऐसे, निकल कोई एग्जाम क्लियर करने के बाद, तो ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है सर। जी बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू सर।